इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आरंभ हुआ। राज्यपाल महोदया का अभिभाषण हुआ, जो एक सामान्य परंपरा है कि सत्र का आरंभ हो तो राज्यपाल का अभिभाषण हो। लेकिन उससे बड़ी खबर ये रही कि प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने ये जता दिया कि इस बता भी दिया कि ये जो सत्र है पूरा विधानसभा का, ये टकराव की ओर जाएगा। भाजपा वर्सेस सपा, सपा वर्सेस भाजपा, या यूं कहिए योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। आज सदन के बाहर, विधानसभा भवन में सदन से बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में उनके साथ शिवपाल सिंह यादव भी थे बरसों बाद। तो स्वाभाविक है शिवपाल सिंह की उपस्थिति से भी समाजवादी पार्टी में एक नया जोश और नया उत्साह दिख रहा था। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज अपने तेवर दिखा दिए। उनके तेवर देखकर भी ये लगता है कि ये सत्र अभी कई तीखे तंज और तीखे सवाल जवाब इन सब से गुजरेगा। अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर्स मीट को कागजी बता दिया। कहा न खेत के लिए कुछ हुआ, न किसान के लिए कुछ हुआ, न गरीब के लिए कुछ हुआ, न गांव के लिए कुछ हुआ। और मुख्य तौर पर अपनी पार्टी का एजेंडा उन्होंने स्थापित किया, करने की कोशिश की आज, कि अब समाजवादी पार्टी रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत रामायण सब धार्मिक ग्रंथों से जुड़े विवादों को छोड़कर केवल जातिगत जनगणना पर, सामाजिक तौर पर जो मुद्दा है उस पर फोकस करेगी। अखिलेश यादव आज जो कार्डबोर्ड हाथ में लिए थे उस पर भी यही लिखा था कि जातिगत जनगणना कराओ। यानी सपा को ये समझ आ गया कि अब जातिगत जनगणना का ऐसा मुद्दा है जो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा। रामचरितमानस वाले मसले में सपा को बहुत देर से ही सही लेकिन ये समझ आ गया कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, मतलब ये नुकसान ज़्यादा देगा, फायदा कम देगा। इसलिए शायद स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम लगाने की ज़रूरत समाजवादी पार्टी को पड़ी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो जब ये सरकार में थे तब क्यों नहीं कराए जातिगत जनगणना। और केशव प्रसाद मौर्य पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का पद किसी दूसरे पिछड़े समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को या दलित समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को देने का साहस जुटा सकते हैं। तो भाजपा भी जानती है कि अगर समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के पिच पर आकर खेलती है तो उसको कैसे काउंटर करना है। लेकिन आज विधानसभा परिसर में कुछ दृश्य बहुत ज़्यादा अशोभनीय भी थे, जिसमें एक दृश्य ये भी था कि मार्शल्स और सुरक्षाकर्मियों ने कुछ पत्रकारों और छायाकारों के साथ भी धक्का मुक्की की। नेताओं के साथ तो हुई, विधायकों के साथ, पत्रकारों के साथ भी हुई। ये तरीका गलत है और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।
पत्रकार वहां अपना काम करने गए थे। पत्रकार न तो समाजवादी पार्टी के हैं, न भाजपा के हैं, न सपा के, न बसपा के। उनकी जवाबदारी, उनकी जिम्मेदारी अपने संस्थान के प्रति है और बड़े परिप्रेक्ष्य में जनता के प्रति है। अगर नेताओं को लगता है कि उनको निर्बाध रूप से काम करने का अधिकार मिल और अवसर मिलना चाहिए, तो वैसे ही पत्रकारों के ऊपर भी यही सिद्धांत लागू होता है। पत्रकारों को उनकी व्यावसायिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र, पक्षपात से मुक्त वातावरण मिलना ही चाहिए। इस विधानसभा के बजट सत्र का ताप कितना रहेगा आने वाले दिनों में, इस बात को आप यूँ समझिए कि इसका आरंभ अखिलेश यादव ने इस टिप्पणी से किया है कि मुख्यमंत्री बाहर ही हैं। अब आप समझिए होंगे, जब टिप्पणी ऐसी होगी तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। और जब पहले दिन मिजाज ये है, तो अभी तो परसों बजट आएगा, फिर राष्ट्रपति राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, तब मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे सदन में। इब्तिदाई में शुरू में कह रहा था, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज जो बिस्मिल्लाह हुआ है वही इतना कड़क है, तो आगे तो मुझे लग रहा मामला बहुत मुश्किल है, कैसे चलेगा एक। और पत्रकारों को भी अपने हाथ पांव बचाना पड़ेगा। ये नेताओं की रार में पता लगा कि चपेट में आ गए पत्रकार। नेताओं का तो कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ेगा, पत्रकार को चोट लग जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी को ये भी ध्यान रखना होगा कि ये भी, जैसे हमारे नाहिद लारी के उसमें बैकड्रॉप में लिखा है, नई हवा है, नई सपा है, ठीक। वैसे ये मैं बता दूं अपनी तरफ से, भाजपा भी नई है, मुगालते में नहीं रहना। आप पूरी भेजोगे मायने में, ये लड्डू रख के वापस भेजेंगे। उधार वाला काम अटल बिहारी वाजपेयी के संग चला गया क्या, इसलिए गलतफहमी में भी न रहना भैया, हम बता दें ताकि मेरे सब मित्र हो क्या, बाद में नुकसान हो जाए। कहो अग्निहोत्री जी बताए भी नहीं क्या। उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। जितनी कड़वाहट, जितना तीखापन आप लेके आओगे, तो मुख्यमंत्री जी एक बार कहे ही थे, याद होगा नावेद जी को, कि हम मई जून में भी शिमला बना देते हैं, ध्यान रखना क्या। तो अब तो भाई हम लोग तो दो ही कर सकते हैं कि न शिमला बने न मसूरी बने, शांति रहे। लेकिन शांति रहेगी नहीं, इसलिए भविष्यवाणी भी हम करते हैं। नाहिद लारी, आपसे मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा बौद्धिक किस्म का प्रश्न है, आज के झाऊ से नहीं, उसका लेन देना। भारतीय जनता पार्टी ने 89 से एक दिशा पकड़ी, ठीक, 89 से सोचिए ऑफिशियली, और उस पर आज तक चल रही है क्या। कॉस्मेटिक चेंज दाएं बाएं हो जाते हैं कि सोफा जैसे इधर की जगह उधर रख लिया है, इस टाइप की जो चेंज घर में हो, तो वैसे पार्टी के विचार में। लेकिन पार्टी की धारा एक, समाजवादी पार्टी ये क्यों नहीं तय कर पाती, मेरे ख्याल से 6 महीने भी किसी एक धारा पर नहीं चलती, कई बार तो हफ्ते में बदल देता है खेल। पहले लगा स्वामी मौर्य गलत बोल दिए, पहले एक उदाहरण दे दूं, नहीं आप कहोगे हफ्ते में का बदला, तो मैं रविदास मल्होत्रा को भेजा, अखिलेश जी ने कहा आप बोल के आओ कि स्वामी मौर्य गलत बयानी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठीक। वो बोल के गए, तब तक पता लगा राम गोपाल जी और लोग बैठे, उनने मीटिंग की, तो निकल आया नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मुद्दा उठाया इसमें जूस निकल सकता है, तो बोले नहीं अब दोबारा बोलो को सब लोग मौर्य जी के साथ है, जूस निकालेंगे क्या। फिर तीसरी बात अभी समझ में आई, बोले नहीं मौर्य नुकसान करा रहा है क्या, बोले छोड़ो हटाओ भगाओ मौर्य को, बोले अब जातिगत जनगणना चलेंगे। ये जो बात मसला है, ये जनगणना जो नावेद कह रहे हैं कि 24 तक चलेगा, ये 24 तक चलेगा कि फिर मामला कुछ और गड़बड़ हो जाएगा।
मुझे लग रहा है जरूरत से ज्यादा चिंतक आ गए पार्टी में। क्या वो अखिलेश जी को भ्रमित करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कड़वाहट ज्यादा आ गई है। आप इस बात से सहमत हैं? ओपी सिंह, आप इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कड़वाहट बहुत ज्यादा आ गई है? बाकी प्रदेशों में हंसी मजाक राम दुआ सलाम हो भी जाती है, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल मतलब अब क्या कहूं मैं, तो शब्द ठीक नहीं है इसलिए बोलूंगा नहीं। नहीं, ऐसा लगता है कि दोनों अरे भाई ओपी सिंह जी जुड़े कि नहीं? हाँ बोल रहा हूँ, अवतार जी सुनाई पड़ रहा है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं पूरे देश में सबसे ज्यादा कड़वाहट शिखर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखती है। आप इस बात से सहमत हैं? कभी कोई अच्छी बात दुआ सलाम किसी की तरफ से नहीं आती, जब होता है निकाल तलवार टाइप का जो एटीट्यूड होता है वही दिख रहा है। मैं राजस्थान की ओर निगाह डालता हूं और देश के तमाम राज्य है, सब जगह राजधानी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी राजनीतिक कटुता मुझे दिखाई देती है उतनी और सूबों में नहीं दिखाई देती। चुनाव है, कोई जीतता है कोई हारता है, जो हारता है वो अपना घर दुरुस्त करने की कोशिश करता है बजाय बहुत जहर बुझी बातें करने के। मान के चलता है भाई ठीक है 5 साल हमको और तैयारी करनी, फिर अगले इम्तिहान में बैठेंगे। इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। दिक्कत ये है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे। आज पत्रकारिता सबको याद आ रही है। राजीव गांधी कौन सा कानून लेकर आए थे जिसको वापस लेना पड़ा बाद में विरोध में? अमिताभ जी हम जी कब रहे हैं? पिछला समय जी रहे हैं क्या? जी तो आज अरे जी नहीं रहे, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ना पत्रकारिता पर जो कहना था मैं अपनी बिरादरी के लिए मैंने कहा। आपसे राजनीतिक प्रश्न पूछा। अब कांग्रेस का 1970 से इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बोलेगी? तब बड़ा मुश्किल हो जाता सुधा जी। सवाल उठते ही उठेंगे ही। अगर ये प्रश्न इसलिए उठेगा, आ रहा है उमेश जी, जो मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आपका अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ चलते। सुधा जी इस बात को नोट कर लीजिएगा कहीं डायरी में, ठीक? तीनों चीजें एक साथ चलेंगी। जी कब रहा है ये प्रश्न, ये बात ठीक नहीं। आजादी की लड़ाई में किसका क्या रोल रहा ये भी चर्चा होती है। एक सी बात हो गई कि जी कैसे कब रहे, ये बात तर्कपूर्ण नहीं। नहीं, सार्वजनिक जीवन से हट जाइए। सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो सारी बात होगी। आज मैं सपा पे बात करूं तो मुलायम सिंह काशीराम के अलायंस पर बात नहीं करूंगा क्या प्रतिबंध लगेगा मेरे ऊपर? कि नहीं कहेंगे कि आज की बात करो, अरे वैसे कैसे हो सकता है? नहीं, इसलिए सब चीजों को साथ लेके जब चलेंगे तब चीजों की समीक्षा हो पाएगी। बात आज पहला इब्तिदाई इश्क यहां से हुआ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का, बजट सत्र का आरंभ यहां से हुआ कि मुख्यमंत्री बाहरी हैं। अब स्वाभाविक है इसके बाद तो टकराव होना है। नहीं, और भाजपा ने कह दिया कि चाचा भतीजे एक साथ चले चाहे अकेले चले, होना जाना कुछ नहीं सपा का। ये पहले दिन के 2 गिफ्ट हैम्पर हैं जो आज खुले विधानसभा में। जितनी आयु है मुख्यमंत्री की, ठीक, उसमें मेरे ख्याल से 60 से 65% हिस्सा, ये बल्कि और शायद 70% हिस्सा जो है उनके जीवन का अब तक का गोरखपुर में का, उत्तर प्रदेश में कटा। क्या जी? और जब वो जन्मे थे तो प्रदेश एक ही था, उत्तर प्रदेश ही बोलते थे उसको, ठीक ना? तो बाहरी कैसे हो जाएगा आदमी भैया? राजनेताओं के कब विश्वसनीयता के स्तर क्यों खत्म हो गया? नाइद ने कहा कि भाई आपने क्या बना दिया, यानी जो रूलिंग पार्टी अलायंस है वो कैसे राष्ट्रपति बना देगा? राष्ट्रपति जबरिया बन जाएगा कोई एक। दूसरा, जो प्रदेश के टैक्स के पैसे से सड़क बनती है, पार्क बनता है, पुलिया बनती है, उस पर पार्टी मोहर आज तक लगाए हुए। कहती थी समाजवादी पार्टी का पार्क, वहां भाजपा वाले शादी ब्याह कर रहे। समाजवादी पार्टी के पैसा के तो खाते से पैसा गया नहीं था जनेश्वर मिश्रा में, पैसा तो टैक्स का ही गया था ना।
तो जब आप रोड तक का आज तक मोहर लगाए हुए बैठे हो सब लोग, तो भैया वो राष्ट्रपति पर नहीं लगाएंगे। मसला ये कि, और एक चीज मैं और कहूँ, नाहिद लारी ने कहा कि हम जब नेताजी थे तब भी वो इस बात को उठाते थे। हाँ, उठाया होगा कभी किसी मंच पर, लेकिन जब नेताजी थे तो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको 2 लोगों के समर्थन से वो टिकी थी। एक चिट्ठी मुलायम सिंह यादव के दस्तखत की थी राष्ट्रपति भवन में, एक मायावती के दस्तखत की थी। ठीक, वो दोनों इतने ताकतवर उस वक्त थे कि जातिगत जनगणना करा लेते और आंकड़े रिलीज करा देते, और लालू जी तो सरकार में थे। ठीक, और कांग्रेस की वो हैसियत भी नहीं थी कि लालू यादव मुलायम सिंह दोनों को नाराज कर ले। इसलिए ये प्रश्न इतिहास में दर्ज है। इस जब बोले तो इस भाव में बोले। ओपी सिंह जी, वो कभी मसला उठे, लेकिन ये तो ठीक तय बात है कि भाई जातिगत जनगणना का मसला जब भी उठेगा वो हर पार्टी को प्रभावित करेगा। जो पार्टी जितनी बड़ी, उसको उतनी ही बड़ी सीमा तक प्रभावित करेगा, क्योंकि उस मुद्दे में वाइब्रेशन बहुत है पॉलिटिकल। मुझे लग रहा गुस्सा इसलिए है समाजवादी पार्टी के उसमें इस वक्त ज्यादा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं पाए कि वो सरकार से बाहर हो गए दूसरी बार भी। क्या अखिलेश यादव खुद यही कहते कि मेरी सरकार तो चुरा ली, छीन ली। इसी मैकेनिज्म से, एक सेकंड, इसी मैकेनिज्म से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, इसी प्रक्रिया से राजस्थान में कांग्रेस की बनी, इसी से बंगाल में ममता बनर्जी की बनी। ठीक, लेकिन अखिलेश यादव छोड़ के दूसरा कोई नेता नहीं जिसने ये कहा हो कि जी हमारी छीन ली सरकार, तो मेरी आई गई थी। क्या, तो जब कोई ये मान लेगा कि भाई मेरा बटुआ छीन लिया नावेद ने, तो वो कभी शांत नहीं रहेगा। क्या वो मान के चल रहा कि बटुआ मेरा है और नावेद ने छीन लिया? नहीं, ये भाव मैंने प्रदेश देश में कहीं किसी राजनेता के अंदर नहीं देखा। अब जितना गुस्सा दिखाएंगे उतने वोट आपके चले जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात नाहिद से कहूंगा कि ठीक है वो पार्टी के प्रवक्ता, अच्छी बात, लेकिन चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने से उनमें हास्य पैदा हो जाता है। जैसे अखिलेश जी गाजीपुर से चले बस लेके, तो थरथर कांप गया देश, और उस थरथर कांपने में 24 घंटे के अंदर कृषि कानून वापस हो गए। ये हास्य पैदा हो जाएगा, हास्य बोध हो जाएगा। ऐसा नहीं कहो, ठीक है, छोटी बात कहो, यूपी तक की कहो कि भाई वो निकले, वो एसपी हटा दिया, वो कप्तान हटा दिया, कलेक्टर, ठीक है, लेकिन अब इतना भी नहीं कहो, इसमें हास्य बोध पैदा हो जाता है। क्या हम ये मानेंगे जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म की भूमि, जो बात कह रहे थे कि जन्म उत्तर प्रदेश लिखा, ठीक है, रहे कर्म उत्तर प्रदेश, तब अगर ये कहा जाए कि भाई बाहरी आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तो जो बाहरी कौन है और भीतरी कौन है, इसका क्या डिमार्केशन होगा और कैसे इसका स्पष्टीकरण आएगा? फिर नौकरशाहों द्वारा किया गया कोई भी अच्छा या बुरा काम, उससे सरकारें पल्ला नहीं झाड़ सकती, ये जान लीजिए। यश भी उनका, अपयश भी उनका, ये 100% बात है। इसमें ना किसी को इजाजत देता हूं दाएं भागने की, ना बाएं। अगर ठीक बात कही, ये बात मैंने उस दिन कही थी जिस दिन ये दुर्घटना घटी थी। मैंने कहा था अगर बुलडोजर के गूंज का सारा श्रेय भाजपा के सिर जाता है, तो बुलडोजर अगर गरीब की झोपड़ी को ढाएगा तो उसका अपयश भी भाजपा के सिर जाएगा। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थोड़े हो सकता। उमेश यादव जी, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति, भाई जब हम कह रहे थे कि जब हम ये मानने को तैयार नहीं, जब हम ये मानने हैं, क्या कह रहे? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, प्लीज दोबारा रिपीट। जी दोबारा, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब विपक्ष, ये समाजवादी पार्टी खासतौर पर ये मान ही नहीं रही है कि 2 चुनावों में जनता के द्वारा निर्णय दिया गया जिसमें हम पराजित हुए, क्या जी, तब तो पूरी लोकतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था ही बेकार हो गई। नहीं, जब कोई मानने को तैयार नहीं कि जी हम हारे हैं, वो करे हारे नहीं, हम तो जीत ही गए थे, छीन ले गए, अकेले पा लिया, हमको पकड़ लिया और छीन ले गए। सरकार ना हो गई
हाथ में पड़ा, हाथ का मोबाइल है, कोई आया मोटरसाइकिल छीन ले गया। नाहिद लारी को तो मैं जब देखता हूँ इसकी तेजस्विता को मैं तुरंत ही प्रणाम कर लेता हूँ, बहुत तेजस्वी प्रवक्ता है। नाहिद एक मई में अब मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट से मई के बीच में कहीं पंचायत अरे इसका स्थानीय निकाय का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। शहर की सरकार उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। एक छोटा सा, इसमें डिबेट नहीं करनी कि आपको किसी को कोई एकदम हाथ पांथ समेट लो और लड़ाई नहीं, सिर्फ ये बता दीजिए इसमें, फिर उस पर उस दिन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये मत फिर बाद में कहिएगा बटुआ छीन ले गया मेरा कोई ना। ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव है इसमें क्या है, आपका आकलन क्या है, समाजवादी पार्टी क्या प्राप्त करेगी? हम उसी को लिटमस पेपर टेस्ट मान लेंगे, बाकी सब बातें छोड़ो कि जी कौन बाहरी कौन भीतरी, सब कहानी कविता छोड़ो। तो स्वामी मौर्य ने क्या बवाल शुरू कर दिया मानस का, छोड़ो। अभी एक इम्तिहान होना है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई हम बहुत जाज्वल्यमान प्रदर्शन करेंगे, जो अगला टेस्ट है, ठीक है ना, उसका स्थानीय निकाय का। अगर वैसा शानदार प्रदर्शन नहीं रह पाए तो क्या माना जाएगा? फिर उसकी व्याख्या कैसे होगी? फिर वही होगा कि बटुआ छीन ले गए या जनता का मन। श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही, जवाहरलाल जी और इंदिरा गांधी से भी ज्यादा लंबे समय तक। ये भारत का आचरण है, ये भारत का मन है। और सोनिया जी की ही लीडरशिप में 10 साल कांग्रेस की सरकार चली, मनमोहन सिंह जी रहे 2 टर्म। इसलिए भारत का मन बहुत बड़ा है, बहुत उदार है। तो कांग्रेस को भी एक स्टैंड तो लेना होगा। वो मुद्दा बनेगा तब इतना वाइब्रेशन होगा उसमें कि बिना स्टैंड लिए नहीं रह पाएगा कोई, ठीक। एक स्टैंड तो लेना ही होगा। जैसे बिहार में कुछ लोग मुखर होकर सामने रहे, लेकिन बाकी को मन मार के ही सही हाँ जी तो बोलना ही पड़ा, भाजपा को भी कांग्रेस को भी, ठीक। लालू की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी मुखर थे जातिगत जनगणना के लिए, लेकिन बाकी जितनी छोटी बड़ी पार्टियां थी सबको हाँ जी तो बोलने पड़ा, नाजीब कोई नहीं बोल पाया। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा फिर जातिगत जनगणना को लेकर? क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो जो स्टैंड लेगी फिर वो उसकी गूंज बाहर तक जाएगी। इतना सरल नहीं न सुधा जी, आज आप बोल सकते हो इतना सरल। मनमोहन सिंह जी से पूछिए, जब वो जनगणना कराए थे तो वो तो सब आंकड़े जुटा लिए थे, उसको पब्लिक नहीं किए। नवेश को याद है ना आपको जी, आंकड़े जुटा लिए थे जनगणना में, पब्लिक नहीं किया, बोले देश क्षेत्र में नहीं होगा। इतना सरल नहीं है, ये कोई आइसक्रीम थोड़ी ना है कि ली खाई मुंह पोंछा चल दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय ये झमेला हम जेल देखे थे भाई, और इस पर कई खबरें भी किए थे। उमेश यादव, क्या इतना सरल है जैसा हमारी सुधा जी कह रही थी कि भाई क्या दिक्कत है, अगर सब चाह रहे तो हो जाए एक बात। तो फिर मनमोहन सिंह के समय जो आंकड़ा आया था वही जारी कर देते तो आज झंझट ही नहीं होता। नहीं, महिला आरक्षण को लेके इस देश में जैसे कितनी सरकारें चली गई, लेकिन वो बिल कभी पास नहीं हो पाया। और मालूम उसका सबसे मुखर विरोध कहां से आता था? मुखर विरोध आता था समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियों से, चाहे लालू जी की पार्टी हो चाहे मुलायम सिंह जी की, ठीक। और स्थिति ये हो जाती थी कि सदन में मारपीट हो जाती थी। क्या राज्यसभा में एक राजनीति प्रसाद थे, आरजेडी के मेंबर हैं, वो मिनिस्टर से वो कागज लेके फाड़ के फेंक दिए थे, मार बवाल मच गया था। लोकसभा में भी ये हुआ था। क्यों? जबकि लोहिया कहा करते थे महिला तो किसी जात की धर्म की हो उसको पिछड़ा ही मानो, उसको संरक्षण में देना ही देना है। लेकिन फिर भी जो लोहिया के वैचारिक उत्तराधिकारी क्लेम करते थे अपने को, वो लोग उसके पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए। एक बहुत प्रचलित फ्रेज आया था कि ये परकटी महिलाएं लोकसभा में आ जाएंगी तो क्या होगा। एक बड़े समाजवादी नेता ने कहा ये लोहिया का मामला था। जबकि खैर उससे भी बड़ा मसला है जातिगत जनगणना।
इस पर कम से कम समाजवादी महिला आरक्षण पर भाजपा और कांग्रेस सहमत थे, लेकिन ये लोग भी इसके लिए लीड लेने को तैयार नहीं थे। मैंने एक बार कहा था कि आप अपने मन के प्रस्ताव पारित कर लेते हो दोनों लोग मिलके। यहां लेफ्ट पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस तीनों कहते थे कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में, तो मैंने कहा बाकी को छोड़िए, चिल्लाने दीजिए, करिए पास। नहीं किया। ये यहां से आपको राजनीतिक पार्टियों का चरित्र पता लगेगा। कहा लेकिन किया नहीं। कर सकते थे। जातिगत जनगणना का उससे भी बड़ा प्रश्न है। उमेश यादव जी ने शायद कहा कि 370 और नोटबंदी, ठीक बात है, वो एक सिंगल चीजें थी, सिंगल आदेश से हो गई, ठीक। जातियों का मसला बड़ा लंबा है, हजारों हजार हैं। अब ये बढ़ी कैसे मुझे नहीं पता। और एक और भी बड़ी बात है, दिमाग में रहनी चाहिए, आखिरी बार में नावेशी को जब अंग्रेज करके गए, ये जातिगत जनगणना करा के गए, जब मोहन भागवत जी ने अभी कुछ उद्गार व्यक्त किए थे, तो मैंने वो सवाल उठा दिया था, भागवत जी से पूछा था कि भाई ये कैसे हो गया फिर। तो उस वक्त 4178 ओपी सिंह जी जातियां देश भर में अंग्रेजों ने पाई जो लिखी, क्या अब लोग बता रहे हैं कि अनंत हो गई हैं, क्या कोई 7000 बता रहा, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 जातियां, ठीक। मैंने कहा कि मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, जनसंख्या बढ़ती देखी, जात बढ़ती कैसे बढ़ जाएगी? जनसंख्या बढ़ सकती, जात कैसे बढ़ गई? किसने बनाई? ये कोई फैक्ट्री में बन रही है? फैक्ट्री में बन रही है, कारखाने का मामला है, एमएसएमई सेक्टर में है क्या जात कि बन रही है? कहां से आई है, कैसे बढ़ी? जाके गूगल में देख लीजिएगा, आंकड़ा इतने मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं जाति का मसला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हां, नैतिकता कहती है कि जहां अगर 10 लोग भी कहें कि मेरी गिनती आनी चाहिए तो आनी चाहिए, क्या दिक्कत है? जात का सर्टिफिकेट बांट सकते हैं हम, जात के आधार पर दाखिला दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, चुनाव में रिजर्वेशन दे सकते हैं, सब काम जात के आधार पर कर रहे हैं। पार्टी में प्रवक्ता जात के आधार पर बने, वक्ता जात के आधार पर बने, मंत्री जात के आधार पर बने, संतरी जात के आधार पर बन रहा, सब हो रहा है ना। फिर गणना में क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव ने मांग की, अच्छी बात, ना करते तो भी मैं इसके पक्ष में था। बिहार का जब मसला आया तब भी मैंने कहा था कि सिद्धांतता मैं इस पक्ष में हूं कि जाति की जनगणना हो जानी चाहिए एक बार। इससे लाभ किसको होगा, हानि किसको होगी, छोड़ दीजिए। एक बार मंडल आना था, आया ना, भारत ने उसको स्वीकार किया। कोई भी बड़ी चीज होगी तो टर्बुलेंस होगा। विमान भी जब उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तो हिचकोले लेता है ना, लेने दीजिए। अपनी ऊंचाई पर आ जाएगा तो स्थिर हो जाएगा, फिर हिचकोले खत्म हो जाएंगे। वैसे ही ये फैसला है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, सब पार्टियों को, कांग्रेस और बसपा ऐसा नहीं करती, समाजवादी पार्टी विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, इस बात को जरूर स्वीकार करिए कि जनादेश एक ही तरीके से देश भर में आता है, ठीक। उसको सिर झुका के स्वीकार करिए, कॉलर ऊंचा करके जनादेश पर चर्चा नहीं होती। ये जनार्दन का निर्णय है, जनता जनार्दन का। जिस वोट से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हैं, अरविंद केजरीवाल बनते हैं, भूपेश बघेल बनते हैं, अशोक गहलोत बनते हैं, उसी वोट से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए ये भाव छोड़ दीजिए। ये भाव भाजपा का अपमान नहीं करता है, जनता का अपमान करता है। भाजपा की जेब में क्या फर्क? मान लो आप कह दो ये आलोकतांत्रिक, ये गैर वाजिब सरकार है, ये अवैध सरकार है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? इनकी सील मोहर तो इनके पास है ही। ये तो एनएसए लगाई देंगे जिस पे चाहेंगे उस पे। आप कहते रहो अवैध है, वैध है,
नावेद भाई गलत तो नहीं कहा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जनता का अपमान है। हम नहीं सफल हुए, ठीक बात, अगली बार और बेहतर होके जाएंगे, इसमें क्या समस्या है। कांग्रेस जैसी पार्टी जब इमरजेंसी में हारी, इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता, तो भी उनने ये नहीं कहा कि ये जनता पार्टी वाले छीन ले गए और इनने चोरी कर ली, और ऐसा नहीं। जनादेश जनादेश होता है, वो उतना ही पवित्र है हर जगह के लिए, इस भाव को रखिए। और भाजपा को, यानी जो सत्ता है, उसके लिए जरूरी है कि सवाल हो तो सवाल का उत्तर हो। लोकतंत्र चल नहीं सकता ऐसे, नहीं। अगर आप एक सांस में कह दोगे कि सारे सब मुद्दे बेकार, कोई मुद्दा ही नहीं, नहीं। ये जो लोग चुनकर जाते हैं वो जनता के लिए ही जाते हैं, भाई उनकी बात तो सुनी जाए ना। लोकतंत्र में ये संवाद रहना चाहिए, इसकी छूट नहीं दी जा सकती कि किसी के पास बड़ा बहुमत है तो वो किसी की सुने नहीं। वाजपेयी जी के कोट से बात समाप्त कर दूंगा। मेरे ख्याल से वो बात ओपी सिंह जी से लेके नाहिद से लेके सबको अच्छी लगेगी। ओपी सिंह साहब, वाजपेयी जी ने एक बार कहा कि विश्वास मत के अवसर पर, ठीक, और फाइनेंस बिल को पास कराने के अवसर पर, यानी दो अवसर जब सरकार गिर सकती, ठीक, सदन में 49-51 की गिनती होनी चाहिए, का भाव होना चाहिए, उसके बाद नहीं। किसी के 2 विधायक भी चुन के आए तो उनकी भी बात सुनी जाए। चुन के आए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको भेजा है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे 51 है तो तुम्हारी क्यों सुने, नहीं। 49 वाले भी तो जनता ही का मैंडेट लेके आए हैं, उतने लोगों ने तो उनको भी वोट दिया है। इसलिए मैं कहूंगा उनकी बात भी सुनिए, उससे लोकतंत्र बेहतर होगा और देश का सबसे बड़ा सूबा एक नजीर पेश कर पाएगा बाकी राज्यों के लिए भी। इस कटुता को समाप्त करिए दोनों पक्षों से। इस कटुता से कोई कुछ हासिल नहीं होगा। नाहिद लारी, ओपी सिंह जी, जान लीजिए, थोड़े समय बाद जनता उसको परिहास में लेने लगती है, हास्य बोध हो जाता है। क्या आपको लगता है आपने गंभीर बात कही, जनता हंसने लगती है? वैसी परिस्थितियां मत बनाइए। जनता के सवाल उठाइए और सरकार पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जनता के प्रश्न उठें। तो आप इस उसमें मत रहिए कि कौन उठा रहा है। प्रश्न अगर जनता के हित का है तो उसका उत्तर होना ही चाहिए। लोकतंत्र का मूल भाव ये है। भाजपा वाला उठाए, भाजपा में तभी उत्तर मिले, ये तो कोई तर्क नहीं। और आखिरी बात ये कि आप लोग क्या कर रहे हैं वो तो बाद का विषय है। सब मेरी विनती ये कि भाई कम से कम इस गुत्थम गुत्था में मीडिया को तो छोड़िए, बख्शिए। मीडिया तो अपना काम कर पाए। आप इनसे नाराज, वो उनसे नाराज, अलग फरियाओ जाके भाई। मीडिया को धक्का दोगे, इससे बचा जाना चाहिए। ये चीज लोकतंत्र के माथे पर काला टीका होती। धन्यवाद।